The Muslim countries, they have been blackmailed, they have been blacklisted, their sanctions have been put, they have been threatened, they have been attacked, for no fault of theirs. Muslims are being humiliated. मुस्लिम देशों की गरीबी का क्या है कारण? धर्म या कुछ और? आखिर ज्यादातर मुस्लिम देशों में महंगाई चरम पर है। क्या इस सब की वजह इस्लाम और इस्लामिक नियम है? क्यों ज्यादातर मुस्लिम देश जंग की आग में जल रहे हैं? कैसे लोकतंत्र आने के बाद भी मुस्लिम देशों ने तरक्की नहीं की? ये सिया, सुन्नी और सऊदी अरब का क्या खेल है, ये समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं। दोस्तों, आज ईसाई के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया के कुल देशों में 57 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं या मुस्लिम हैं, जिन्हें अल्बानिया, अरबेजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, गैबनान, गिनी, गुयाना, इराक, ईरान सहित यूएई और दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति उठाकर देखी जाए तो हालात बद से बदतर मिलेंगे। ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, गिनी सहित 45 के लगभग मुस्लिम देश ऐसे हैं जो आज गरीब हैं। इवन सबसे ज्यादा भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई भी मुस्लिम देशों में ही है। उदाहरण के लिए सोमालिया में 1 दर्जन अंडे की कीमत 400 रुपए है, जबकि ईरान में तो एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए 8,500 रियाल खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इराक में एक आटे की बोरी अगर चाहिए तो 32,000 से 45,000 डॉलर्स तक पे करने पड़ते। ज्यादा दूर न जाएं तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 20 किलो आटे की कीमत 3200 रुपए है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के 60 to 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर हैं। उन्हें मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब होता है, साफ पानी तो बोल ही जाइए। लेकिन ये सब क्यों? तो इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, कहने को तो इस्लाम धर्म से ही यहूदी और क्रिश्चियन धर्म निकला है, लेकिन बावजूद इसके आज यहूदी और ईसाई मुस्लिम से कई गुना आगे हैं। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजीज की बात हो या इकोनॉमी की, क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला अमेरिका, रूस, वेटिकन सिटी, डेनमार्क, इंग्लैंड, ग्रीस जैसे तमाम देश आज पावरफुल हैं और यहूदियों का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। मुस्लिम्स के मुकाबले 24 गुना ज़्यादा यहूदियों ने नोबेल प्राइज़ अपने नाम किए हैं। आज यहूदी हर मामले में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। कहने को सिर्फ यहूदी 0.2% हैं, लेकिन इनकी तरक्की ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं, तो इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम आइडियोलॉजी और साइंस से दूरी। आज दुनिया के 57 मुस्लिम कंट्रीज में से लगभग सभी साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं। इवन अगर कोई टीचर मुस्लिम बच्चों को साइंस पढ़ाने की कोशिश करता भी है तो बच्चे उसे काटने मारने को दौड़ते हैं और ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में एंटी साइंस स्टूडेंट्स ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो पूरी तरह से साइंस विरोधी हैं। और यही कारण है कि यहूदी मेजॉरिटी वाला इजराइल जैसा छोटा सा देश 22,743 साइंटिफिक पब्लिकेशंस शेयर करता है, जबकि 57 मुस्लिम कंट्रीज मिलाकर भी 10,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस नहीं कर पाते। लेकिन साइंस से इतनी दूरी क्यों? तो इसके भी 3 मेन रीजन है। पहला है मॉडर्न साइंस को अथिस्ट प्रैक्टिस और वेस्टर्न कंट्रीज को प्रोपागेंडा मानना। दूसरा कारण है मदरसा एजुकेशन सिस्टम, जिसे ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम माना जाता है और मदरसा एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिर्फ इस्लाम, मुस्लिम्स के नियम, क्या हराम है और क्या नहीं, यही सब पढ़ाया जाता है। इसके अलावा तीसरा सबसे जरूरी कारण है इस्लामिक धर्म के ठेकेदारों का स्वार्थ। मौलवी, मौलाना, इस्लामिक धर्म गुरु जो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चे साइंस को समझें, दुनिया को समझें और फिर अपने लीडर्स से सही और गलत के बारे में सवाल जवाब करें और आवाज उठाएं। इतना ही नहीं, साइंस के बारे में ये इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्लिम्स को उल्टी सीधी बातें भी पढ़ाते रहते हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर जाकिर नायक मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ही इन्होंने गलत साबित। इतना ही नहीं, इनके हिसाब तो होमोसेपियंस आज से 5,000 साल पहले ही मर चुके हैं। अब जाहिर है कि जिन बच्चों ने कभी साइंस का एस नहीं पढ़ा वो इतने पढ़े लिखे होनहारों की बात में आएंगे ही, और यही इस्लामिक धर्म के ठेकेदार चाहते। मुस्लिम कंट्रीज की गरीबी और दूसरा मेन कारण है शिया और सुन्नी ग्रुप। दरअसल दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज में आधे शिया हैं और आधे सुन्नी। इन दोनों ग्रुप के लीडर हैं सऊदी और ईरान। ईरान चाहता है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज शिया मुस्लिम को फॉलो करें, जबकि सऊदी चाहता है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज सुन्नी ग्रुप को माने।
ऐसे में दोनों ही देश अपने स्वार्थ के लिए कई देशों को युद्ध की आग में झोंक देते हैं। असल में होता यूं है कि जब सऊदी किसी सुन्नी देश को सपोर्ट करता है तो ईरान वहां के शिया ग्रुप को फंडिंग करता है, उस देश में जंग शुरू हो जाती है। इस तरह जब ईरान किसी शिया देश को सपोर्ट करता है तो सऊदी वहां के सुन्नी टेरर ग्रुप को सपोर्ट करता है और फिर वही जंग। उदाहरण के लिए यमन को देख लीजिए। साल 1982 में यमन के लीडर अली अब्दुल्ला सालेह जो सुन्नी थे, उन्होंने सऊदी अरब का साथ लिया, जिस वजह से ईरान ने यमन के शिया टेरर ग्रुप को फंडिंग शुरू कर दी और बदले में पूरा यमन 3 दशकों तक सऊदी और ईरान के बीच जंग का मैदान बना रहा। हालात इतने खराब हो गए कि लोग भुखमरी से दम तोड़ने लगे। 85,000 से ज्यादा बच्चों ने भूख से अपनी जान गंवा दी, जबकि 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपना आशियाना ही खो दिया। कुछ ऐसा ही सीरिया में हुआ और आज भी हो रहा है। आए दिन सीरिया का कोई ना कोई शहर बम धमाकों की गूंज से सहम उठता है। सीरिया की 95% के करीब आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। लेबनान ने भी सुन्नी और शिया की आइडियोलॉजी के बीच फंसकर पूरा देश तबाह करवा लिया और ऐसा ही ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के साथ सऊदी और ईरान कर रहे हैं। तीसरा कारण है लोकतंत्र की मांग। जैसा कि हम वर्तमान में ईरान को देख रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज में जब जब मुस्लिम तानाशाही से परेशानी हुई है, इस्लाम के नियमों से लोग परेशान होते हैं, तब तब वहां लोकतंत्र की मांग होती है। लेकिन हालात बनने की जगह और बिगड़ जाते हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि इतिहास कहता है। उदाहरण के लिए यमन के मुस्लिम्स के विरोध और लोकतंत्र की मांग के बाद सरकार बदल गई और सालेह देश के कर्ता धर्ता बने, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं रहे क्योंकि हूती विद्रोहियों ने सालेह को मारकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और यमन के हालात बद से बदतर हो गए। ऐसी ही मांग सीरिया में भी हुई, लेकिन वहां ना तो सरकार बनी ना हालात सुधरे, बल्कि एक के बाद एक सिविल वॉर ही शुरू हो गया। आज भी सीरिया बिना गवर्नमेंट के जंग के मैदान के रूप में तब्दील हो गया है। हालांकि कुछ देश में लोकतंत्र आया, वह भी सिर्फ नाम के लिए ही था। जैसे लीबिया में 2011 में मोहम्मद गद्दाफी की सरकार बनी, पर इस सरकार को चलाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी और उनके रूलर्स ही थे। इन सब के अलावा इस्लामिक नियम हैं जो मुस्लिम कंट्रीज को तरक्की करने से रोकते हैं। आज आप देखिए वेस्टर्न कल्चर में महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं, चांद पे जा रही हैं। हिंदू धर्म में तो महिलाओं को पूरी छूट दी जाती है। यहूदी, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म में महिलाओं पर इतनी पाबंदियां नहीं है जितने इस्लाम में है। बुर्खा, हिजाब, बाहर ना निकलना, ज़्यादा ना पढ़ना और कहीं बिना पूछे ना जाना, इन नियमों जो मुस्लिम महिलाओं पर थोपे जाते हैं और इन नियमों के नाम पर जो उनके साथ अत्याचार होता है, जैसा कि ईरान में महसा अमीनी के साथ हुआ, सिर्फ बुर्खा सही से ना पहनने पर उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। इसके अलावा इस्लाम में बैंक्स को हराम माना जाता है, जो किसी भी देश के इकोनॉमिक पावर के लिए मेन जरिया है। आज आप स्विट्जरलैंड को ही देख लीजिए, सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे कामयाब देशों में शुमार होता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि ब्याज पर पैसे लेना और पैसे देना दोनों ही हराम और गुनाह है। अब बैंक तो ब्याज सिस्टम पर ही टिके, इसलिए ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में बैंक्स या तो हैं नहीं, और अगर हैं तो 1 से 2 बेहतरीन। बहरीन में 10 बैंक के अलावा मिस्र में, सूडान में, ओमान में 2, अल्जीरिया में 2, ट्यूनीशिया में सिर्फ 1 ही बैंक है। और यहाँ के बैंक भी ब्याज पर नहीं बल्कि इक्विटी यानी शेयर्स पर काम करते हैं। यानी कंपनी लोन के बदले कुछ शेयर्स अपने बैंक के नाम करती है। मतलब अगर कंपनी को फायदा हुआ तो बैंक को फायदा होगा, वरना नुकसान ही नुकसान। यही रीजन है कि मुस्लिम कंट्रीज के ज्यादातर बैंक्स आज बैंकरप्ट हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, जिनका डेटा कभी रिवील नहीं किया जाता। इनके अलावा मुस्लिम्स का एक एजुकेशन से ज्यादा धार्मिक नियमों को याद करना है। धार्मिक नियम जो कभी बनाए थे उन्हीं के पीछे भागना है। उन्हें फॉलो करना भी मुस्लिम देशों की गरीबी, पिछड़ेपन का कारण है। और सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद। किसी को तबाह करने की मानसिकता भी है। आज जितने भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी हालत देख सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तालिबान, सबके हालात बस खाने कमाने लायक है। इससे ज़्यादा इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और खाना कमाना भी ज़्यादातर मुस्लिम देशों में उधार कर्ज के बल पर चल रहा है। यानी अगर मुस्लिम देशों को भी तरक्की करनी है तो उन्हें कट्टरपन छोड़कर एजुकेशन और साइंस को अपनाना होगा, अपनी पुरानी वैल्यूज़ को छोड़ना होगा, जो मुमकिन है नहीं। इसलिए ये कहानी भी नामुमकिन ही है कि आने वाले समय में जो 10 से 11 मुस्लिम देश तेल, नेचुरल गैस की वजह से अमीर हैं, वो रहेंगे या इसी कट्टरपंथ आइडियोलॉजी में फंस कर बर्बाद हो जाएंगे, और बाकी कुछ कर पाएंगे या नहीं, वेल आप अपनी राय बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।